हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो ना सिर्फ एक ही एग्जाम में आती है, बल्कि चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, एसएससी जेई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई सा भी हो, रेलवे का कोई सा भी हो, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, कोई से भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, या कि इसके अलावा यदि आप कोई सा पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट पीएससी जिसमें कि साइंस काफी कम पूछी जाती, उसमें भी यदि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी है कि इस टॉपिक से एक सवाल तो जरूर आना है। जी हाँ, फिक्स ही होता है। तो आप बोलोगे मैम आज आप ऐसा क्या पढ़ाने वाली हैं जिससे एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है। यह है साइंस की ब्रांचेस के बारे में, यानी कि जब लॉजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलर हर साइंस की बहुत सारी स्ट्रीम है कि नहीं, साइंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है, तो हर एक स्टडी को एक ब्रांच बना दिया गया कि पर्टिकुलर इस ब्रांच के अंतर्गत हम ये जो स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर इस ब्रांच के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा। इस तरीके से हर एक तरह को अलग अलग से बांट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज हम इसको पार्ट 1। अब आप कहोगे मैम पार्ट 1 क्या है? तो बेसिकली जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही सारी हैं, लेकिन उनको समराइज किया गया है कि लगभग कुछ ऐसी ब्रांचेस जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, वो लगभग 80 से 90 ब्रांचेस हैं। तो घबराइएगा मत, इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझने वाले हैं। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर बढ़िया छोटी छोटी ट्रिक देखेंगे ऐसी जिसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएंगी सारी ब्रांचेस। क्लियर? चलिए तो देखते हैं फर्स्ट ब्रांच के बारे में। पहली ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट है आपके सामने एग्रोनॉमी, या हिंदी में कहें कृषि विज्ञान। तो एग्रोनॉमी क्या है? यदि हिंदी में आपने सेलेक्ट किया है पेपर, यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी में पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चन आया कृषि विज्ञान, तो बड़ी ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे कि कृषि विज्ञान नो डाउट कृषि से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। लेकिन यदि आपने इंग्लिश में पेपर सेलेक्ट किया है और एग्रोनॉमी पेपर में पूछा, तो आप कैसे रिलेट करने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, आप रिलेट करेंगे एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रीकल्चर से। मैम एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से कैसे रिलेटेड? भाई एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, है कि नहीं, और एग्रोनॉमी का मतलब है जब हम कृषि से रिलेटेड स्टडी करेंगे। अब कृषि के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखने के लिए है कि एग्रो से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो किससे रिलेटेड होगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। चलिए एक ट्रिक तो हो गई। दूसरी चीज अब देखते हैं कि एग्रोनॉमी या कृषि विज्ञान है क्या। बेसिकली खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का जो अध्ययन है, एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स इन एग्रीकल्चर फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर, रिक्रिएशन एंड द लैंड रिस्टोरेशन. Agronomy has to encompass work in the areas of plant genetics, plant physiology, meteorology and soil science. Basically सिर्फ आप इतना ध्यान रखने वाले हो यहाँ पर कि मैम जो एग्रोनॉमी है यानी कि जो कृषि विज्ञान है, वो कृषि से रिलेटेड जब हम अध्ययन करते हैं, यानी कि खेतों में आप किस तरीके की फसलें उगा रहे हैं, उन फसलों को उगाने के लिए आप क्या चीज बेहतर कर सकते हो, क्या फर्टिलाइजर यूज करोगे तो बढ़िया फसल उगेगी, किन दो फसलों को मिला दोगे तो बहुत अच्छा हमारा खेती होने वाला है कि नहीं। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं स्टडीज जब हम खेतों में जो भी फसल उग रही है, दाल हो, गेहूं हो, चावल, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, दाल हो, जो भी चीजें हो, भाई हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम किस खेत में कौन सी फसल उगाएं, है ना। जैसे यदि आपको दाल उगाना है तो आपको नाइट्रोजन युक्त जमीन चाहिए, है कि नहीं। यदि वहां की जमीन या मिट्टी नाइट्रोजन युक्त है, वहां पर नाइट्रोजन अच्छा पाया जाता है, तो ही वहां पर दलहनी पौधे उगते हैं। ये हमने बहुत पहले साइंस में पढ़ा था, स्कूल में 6वीं 7वीं क्लास में, है कि नहीं। तो ये तो पता ही होगा। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल था, हमें हर एक चीज के लिए
फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, हर एक चीज की स्टडी कि किस जमीन पे क्या चीज उपयुक्त है, कौन सी फसल को कैसे लगाएं, क्या फर्टिलाइजर डालें। तो बेसिकली खेतों में जो भी चीजें उग रही हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी होगी वो कहलाएगी कृषि विज्ञान या कि कहलाएगी एग्रोनॉमी। तो याद कैसे रखोगे? याद रखोगे एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। और कृषि विज्ञान में ज्यादा कुछ की नीड ही नहीं है, क्योंकि कृषि विज्ञान तो आप इजीली याद रख सकते हो कि मैम कृषि विज्ञान में कृषि से ही रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रोस्टोलॉजी। मैंने पर्टिकुलर जो थोड़े थोड़े सेम है ना उनको साथ में रखा है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो। नेक्स्ट आया आपका एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी अगेन किससे रिलेटेड होगा भाई? नो डाउट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। एग्रोस्टोलॉजी में आ रहा है AGR और एग्रीकल्चर में भी आता है AGR। और एग्रीकल्चर तो सभी को पता है एटलीस्ट कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, है ना? तो हमें भूलेगा नहीं मैम, हम बिल्कुल याद रख लेंगे। लेकिन एग्रोस्टोलॉजी को हिंदी में हम कहते क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एग्रोस्टोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं घास विज्ञान। क्या कहते हैं? घास विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। देखो घास कई तरीके की होती है, ऐसा नहीं है अरे मैम घास में क्या है, भाई कई तरीके की होती है। यदि आपको बढ़िया सुंदर गार्डन बनाना है तो बहुत सुंदर वहां पे घास लगाते हैं कि नहीं? जानवरों को देना है उनके लिए अलग घास होती है कि नहीं? कुछ सुंदरता यानी सजावट पर्पस से कुछ अच्छी अच्छी घासें लगाई जाती हैं, मतलब बहुत तरीके की होती हैं घासें। बेसिकली आपको याद कैसे रखना है? अगेन एग्रोस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, है ना? और एग्रीकल्चर में भी क्या? घासों का अध्ययन। चलो अब यदि हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो बहुत इजीली आप आंसर दे दोगे कि घास विज्ञान तो नो डाउट घास से रिलेटेड होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन एग्रोस्टोलॉजी पूछा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैम एग्रीकल्चर तो बताए थे, एग्रीकल्चर में ऐसा क्या? भाई पुराना वाला ऑप्शन थोड़ी टिक कर दोगे। सपोज पहले वाला ऑप्शन भी दिया है कि खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन, तो ऐसा थोड़ी आप टिक करोगे। वैसे देता नहीं है इतने कॉमन आंसर, 90% नहीं देगा। तो बाकायदा हम टिक करेंगे कि एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। Agrostology, sometimes graminology, is the scientific study of the grasses, the grass-like species of the sedge family and the rush family. क्लियर? कई सारी फैमिलीज होती हैं ग्रासेस की भी। अब देखो यदि आपका क्वेश्चन ग्रामिनोलॉजी से बनता है तो ग्रामिनोलॉजी तो आप इजिली आंसर दे पाओगे ना? बिल्कुल दे पाओगे, क्योंकि ग्रामिनोलॉजी को हम रिलेट कर देंगे भाई ग्रास से, है कि नहीं? ग्रामिनोलॉजी को आप रिलेट कर दोगे ग्रास से तो हो जाएगा काम खत्म यहीं पर। यदि हमारा क्वेश्चन एग्रोस्टोलॉजी की जगह ग्रामिनोलॉजी होता तो हम ज्यादा इजिली आंसर दे पाते। बताओ कैसे? भाई हमने ग्रामिनोलॉजी को डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया किससे? ग्रास से। और ग्रास का मतलब होता है घासों का अध्ययन, है कि नहीं? चलिए तो एग्जाम में यदि ग्रामिनोलॉजी पूछता है तो हम ग्रामिनो ग्रा पकड़ेंगे और घास का भी ग्रा पकड़ेंगे, इधर से भी GR इधर से भी GR। ऐसे ही ध्यान रखोगे तो ही बनेगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। और हमें मार्क्स तो गेन करने हैं, हमें मार्क्स तो पूरा लाना है कि नहीं? चलिए तो कैसे याद रखोगे? एग्रोस्टोलॉजी यदि पूछा गया एग्जाम में तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। और एग्रीकल्चर में किससे रिलेटेड होगा? एग्रीकल्चर में घास से रिलेटेड। ग्रामिनोलॉजी तो डायरेक्टली कहोगे ग्रास से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो बेसिकली हम एग्रोस्टोलॉजी या कहें घास विज्ञान में हम क्या स्टडी करते हैं? तो घास विज्ञान में हम स्टडी करते हैं किसकी? घासों से रिलेटेड स्टडी करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? आप बताओ, याद रहेगा ना? बढ़िया ट्रिक है ना? चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर आ रहा है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, तीनों चीजें आएंगी लाइन से, है ना? चलिए देखिएगा, बायोफिजिक्स यदि पूछा तो आप इसलिए आंसर तो दे पाओगे क्योंकि यार इतने होशियार तो हो आप लोग, इतना तो मुझे भी पता है, इतने होशियार तो हो कि बड़े इजीली आंसर दे पाओगे कि मैम बायोफिजिक्स में हम अलग अलग कर देंगे इसको बायो एंड प्लस हम इसको कर देंगे फिजिक्स। अब चाहे इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे, इसमें दोनों में आप आसानी से आंसर दे सकते हो। जैव भौतिकी,
क्लियर? ध्यान देना, एकदम ध्यान देना यहाँ पर। Biophysics is the field that applies the theories and method of physics on the research of biological activities. यानी basically to understand biological system work. बात वही है कि यदि आप फिजिक्स का यूज करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं तो वो कहला जाएगा बायोफिजिक्स। दो चीज का कॉम्बिनेशन है बायो प्लस फिजिक्स। क्लियर? चलिए, दो चीज का कॉम्बिनेशन बायो प्लस फिजिक्स। अब क्या किस में यूज हो रहा है? तो जो पहले आ रहा है उसका हम करेंगे अध्ययन, जो बाद में आ रहा है उस प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे। जैसे आएगा बायोकेमिस्ट्री, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का हम अध्ययन करेंगे किसके थ्रू? केमिस्ट्री का उपयोग करके। तो ध्यान क्या रखोगे कि जीव तंत्र का जो है भौतिक पहलू, बेसिकली जो जैव भौतिकी है वो जीव विज्ञान का अध्ययन करना भौतिकी का उपयोग करके। अब बोलो मैम इसका आप एग्जाम्पल बताइए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, यदि आप ईसीजी करवाते हैं, क्लियर? आप एमआरआई करवाते हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, आप जब भी ये सारे टेस्ट करवाते हैं तो ये जो मशीन है, इनका जो फंक्शन है, इनका जो कंस्ट्रक्शन है, वो किस थ्योरी पर बना है? वो बना है फिजिक्स की थ्योरी पर। और यूज किस लिए किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है शरीर की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, यानी कि बॉडी पार्ट्स को एनालिसिस करने के लिए। यदि आप कहीं गिर गए हो तो हड्डियां तो नहीं टूटी, आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम बाकायदा कह सकते हैं कि मैम बायो की हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की थ्योरी का यूज करके। यदि बायोकेमिस्ट्री आएगा तो हम बायो की हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का केमिस्ट्री की प्रोसेस को यूज करके। तो कुछ इसमें टफ नहीं है, नॉर्मली पूछेगा भी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, ये बायोफिजिक्स क्या है ना, जैव भौतिकी क्या है। तो घबराना नहीं है, बाकायदा दोनों को अलग कर दो, दोनों के बीच में लगा दो प्लस, यानी कि दो चीजों को मिल करके कुछ नया बन रहा है। वो क्या है? तो बढ़िया, आप इस एग्जांपल से ना कुछ तो एक्सरे से याद रखो भाई। एक्सरे मशीन क्या बायोलॉजी के फंक्शन पे बनी हुई है क्या? नहीं ना भाई। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अध्ययन करते हैं, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, तब तो जाके वो मशीन डिजाइन होती है। लेकिन हम उस मशीन का उपयोग क्या किसमें करते हैं? फिजिक्स में करते हैं क्या? नहीं, बायो में, यानी कि कहना चाहिए जीव विज्ञान में, जीवों के अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल मैम याद रहेगा, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, है कि नहीं। चलिए, बायोफिजिक्स में हम जो बायो प्लस फिजिक्स को अलग करेंगे और बढ़िया तरीके से आंसर दे देंगे मैम। तो ज्यादा इसमें शॉर्ट ट्रिक की नीड ही नहीं है, दोनों को सेपरेट करिए और दोनों का समझ जाइए। बस ध्यान क्या रखना है इसमें कि किस चीज की स्टडी करोगे आप। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की, किसके थ्रू? फिजिक्स की प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया था, है ना, अभी बायोफिजिक्स देखा हमने, अब हम देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है आइए देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवों के रासायनिक घटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए, हमें क्या करना है? हमने कर दिया मैम अलग, आपने कहा था तो हमने कर दिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायो एंड प्लस केमिस्ट्री। अब आपने तो मैम बताया था भी कि फिजिक्स में हम बहुत सारी मशीन्स, फिजिक्स की थ्योरी के थ्रू हम बहुत सारी मशीन्स बनाते हैं जिनका यूज हम करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के एनालिसिस में। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें हम केमिस्ट्री यूज करेंगे? अरे भाई मशीन नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजिकल फील्ड में वो तो है मेडिसिन। और मेडिसिन कैसे बनती है? केमिकल कंपोजिशन से। एक से एक केमिकल फॉर्मूले होते हैं, आप देखोगे कभी भी कोई भी मेडिसिन उठा के देखो,
कितने सारे रासायनिक नाम, केमिकल नेम उसमें डले होते हैं कि इस केमिकल का यूज करके मेडिसिन फॉर्म की गई है कि नहीं। चलिए, तो कैसे हम केमिकल यानी कि केमिस्ट्री का उपयोग करके हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का यदि अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं मेडिसिन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, याद रहेंगे दोनों, बिल्कुल याद रहेंगे। दोनों को अलग करो, दोनों को डिफाइन कर दो, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है, ये तो कई बार पूछता है एग्जाम में, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है आइए समझते हैं। एनाटॉमी क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बेसिकली एनाटॉमी का हिंदी नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, शारीरिकी। एक बात आपको बताऊं मैं, जो मैंने फील किया है इतने साल के एक्सपीरियंस में, बेसिकली कि यदि आप लॉजिस को पढ़ रहे हैं, दिमाग में ध्यान में रख रहे हैं ना, तो आप सिर्फ रिजिड मत हो जाओ कि नहीं मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, या सिर्फ हिंदी मीडियम का हूं तो सिर्फ हिंदी में। यदि आप जब लॉजिस को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद रखते हो ना, तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर या कि इंग्लिश या कि हिंदी, कहीं ना कहीं पर सिर्फ नाम में ही पूरा डेफिनेशन होता है। हाँ सच में, इसलिए रिजिड नहीं होना यहाँ पर कि नहीं मैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ूंगा या मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगा। क्लियर? अब पहले समझते हैं एनाटॉमी है क्या, उसके बाद हम इसका बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, है ना। चलिए, तो बेसिकली जो शारीरिकी होता है, हिंदी में इसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। बेसिकली हम शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी जो करते हैं वो होता है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी को हिंदी में हम कहते हैं शारीरिकी। ध्यान देना यहाँ पर, एनाटॉमी को हम हिंदी में कहते हैं शारीरिकी, है ना, शारीरिकी। चलो, अब यदि शारीरिकी में आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे यहाँ पर, तो बताओ मुझे, शरीर दिख रहा है क्या आपको? शरीर वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शरीर का मतलब होता है बॉडी, इतना तो ध्यान में रखोगे यार। मैम हम शारीरिकी ध्यान में रखेंगे कि एनाटॉमी को हिंदी में शारीरिकी कहते हैं, और शारीरिकी में शरीर छुपा हुआ है, तो हम शरीर से समझ जाएंगे कि ये हमारे कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेटेड है। और बॉडी से रिलेटेड है इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंगों का जब हम अध्ययन करते हैं, बाकायदा पूरी जो डेड बॉडी होती है उसको फाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, बाकायदा पूरे पार्ट्स देखते हैं कि ये ऐसा इंटेस्टाइन दिखता है, स्टमक ऐसा दिखता है, जो अंदर के सारे पार्ट्स हैं। बाहर वाले तो ऑलरेडी दिख रहे हैं ना भाई, आंख नाक कान गला थोड़ी देखेंगे, इनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, इसोफेगस कैसा दिखता है ना, सारी चीजें जो आपको देखनी है तो वो किस में होता है? एनाटॉमी में। याद कैसे रखोगे? ये देखो, पहले बकायदा एक शरीर बना हुआ है, उसके बाद अंदर कंकाल दिख रहा है, बीच में मसल्स भी दिख रही हैं। तो बेसिकली जब कोई डेड बॉडी होती है, उसके शरीर को हम बकायदा मांस अलग कर देते हैं, उसके सारे पार्ट्स आप देख सकते हो, वही होती है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं शारीरिकी। शारीरिकी में छुपा है शरीर, शरीर का मतलब होता है बॉडी, यानी बॉडी से रिलेटेड स्टडी होगी ये कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। हाँ, यहाँ पर जो शारीरिकी या एनाटॉमी है, इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं? वो हम बॉडी से रिलेटेड पूरे बॉडी पार्ट्स हम देखते हैं। बताओ याद रहेगा कि नहीं? इजी है ना? बिल्कुल, तो याद रहेगा। एनाटॉमी को आप ध्यान में रखो, शारीरिकी, शारीरिकी में छुपा है शरीर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पर भी एनाटॉमी करके दिखा दिया गया है ना। जब आप शरीर को बकायदा ऐसा पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना, तो ऐसा फाड़ के रख देते हैं। कई बार जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो, हम तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे, उनमें देखे भी होंगे बकायदा जो फर्स्ट ईयर में जब उनको बताया जाता है, तो यहाँ से ऐसा फाड़ के शरीर को रखे रहते हैं लैब में किसी केमिकल के, ताकि वो बदबू ज्यादा नहीं करे। उसमें बकायदा पूरे पार्ट्स को दिखाते हैं, अंदर ये सारे पार्ट्स विजिबल होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाटॉमी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये शरीर है और सारे पार्ट्स को अलग करके दिखाया गया है। इसका मतलब यही है कि जब हम शरीर के सभी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? दैट इज एनाटॉमी या शारीरिकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रैनियोलॉजी या है कपाल विज्ञान। क्रैनियोलॉजी, मैम इसको कैसे बताओगे आप? आइए देखते हैं।
हिंदी वाले के लिए तो बड़ा आसान है यार, कपाल और प्लस विज्ञान कर दिए, ये तो बड़ी आसानी से बता देंगे। मैम हमको पता है कपाल को हम खोपड़ी भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो खोपड़ियों का अध्ययन जब हम करेंगे वही होगा कपाल विज्ञान, है कि नहीं। चलो हिंदी वालों को तो बहुत इजी हो गया यार। तो खोपड़ियों का अध्ययन जो होता है वो होता है कपाल विज्ञान। लेकिन जब हम क्रैनियोलॉजी की बात करेंगे तो मैम कैसे रिलेट करोगे, देख रहे हो डिफरेंट काइंड की खोपड़ियां हैं, इन सब का अध्ययन होता है। सभी मनुष्यों के अंदर कई तरीके के मनुष्य, कुछ जो बहुत पहले थे देन, है ना, सभी लोगों की जो खोपड़ियां हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द स्कल्स, स्कल्स का मतलब होता है खोपड़ी या कपाल, ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस। क्लियर, जब हम डिफरेंट टाइप की खोपड़ियों का अध्ययन करते हैं, स्कल्स का अध्ययन करते हैं, वो होता है क्रैनियोलॉजी। अब आप कहोगे कि मैम क्रैनियोलॉजी को हम कैसे रिलेट करें खोपड़ियों से, है कि नहीं। देखो बेटा, क्रैनियोलॉजी को आप थोड़ा सा ऐसे लिखो ध्यान से, क्रैनियोलॉजी आपने लिख दिया और आपने यहाँ पर यदि देखा हो तो यहाँ पर आ रहा है क्रेन वर्ड, आ रहा है कि नहीं। क्रैनियोलॉजी में क्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा है ना। और क्रेन किसने किसने नहीं देखा भाई, क्रेन तो सबने देखा है, देखियो कि नहीं देखियो, क्या करता है, सामान उठाता है, ऐसे रखता है, काफी ऊंचा सा बड़ा सा होता है ना, होता है ना। चलिए एक चीज और दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर आप देखो क्रेन शॉट रखा है मैंने। क्रेन शॉट क्या होता है मैम, ये मूवीज में क्या होता है, कई बार यदि आप लोग भी कई बार यदि बढ़िया डिफरेंट तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते होंगे तो कैमरा ऐसे रख के और देन ऐसे धीरे 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 ऊपर लाते हैं, है ना, फिर ऐसे लाते हैं, मतलब मूवमेंट वाले जो हम फोटो शूट करते हैं, वीडियोस जो बनाते हैं, वो होता है बाकायदा क्रेन शूट के थ्रू। तो आप यदि क्रेन वर्ड ध्यान में रखते हो तो नो डाउट आप देख रहे हो क्रेन कितना ऊंचा होता है, बड़ा होता है, भले वो मूवमेंट ऐसा ऐसा कर पाता है। हमारा सर या ये जो कहना चाहिए खोपड़ी, हालांकि खोपड़ी तो इसके अंदर है लेकिन फिर भी जो सर है, हेड है, खोपड़ी है, वो कहाँ है, शरीर के सबसे ऊपरी भाग में, है कि नहीं। ये भी ऊंचा, हमारा भी सर सबसे ऊंचा, तो कैसे रिलेट करोगे, क्रैनियोलॉजी को क्रेन से रिलेटेड करो। और क्रेन तो काफी बड़ा ऊंचा होता है और हमारा सर भी काफी ऊपर और ऊंचा होता है, हमारे शरीर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। क्लियर, याद रहेगा कि नहीं आप बताओ मुझे, मजा आया हो तो एक थम्स अप बनता है। क्लियर, चलिए तो स्क्रीन से आप याद रखोगे किसको, क्रैनियोलॉजी को। तो हिंदी में तो कौन ही हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो क्रैनियोलॉजी को बाकायदा डिवाइड करेंगे किसमें, क्रेन में। और क्रेन जो होता है बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है। ऐसे याद करना, क्रैनियोलॉजी मैम बताई थी, क्रैनियोलॉजी में क्रेन आ रहा है, और क्रेन क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। और हमारे शरीर में सबसे ऊंचा क्या होता है, दिमाग या सर या खोपड़ी, तो बाकायदा खोपड़ी ही ऑप्शन में रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन दे देगा, दिमाग, खोपड़ी, सर, भाई खोपड़ियों का अध्ययन एक ही ऑप्शन देगा, स्कल ही देगा, है ना। तो चलो, तो आप ऐसे आंसर टिक कर पाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोलॉजी। देखो ये तो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन जब लॉजिस की बात होती है और सबसे पहली जो बात होती है वो होती है साइटोलॉजी। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये तो यूनिवर्सल वाला है, यानी सबको पता है, इसमें तो रटना ही नहीं है। अरे मैम साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, हाँ हमें पता है ना। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट, जो साइटोलॉजी में साइटो वर्ड होता है, दिस वन, साइटो का मतलब ही होता है सेल, है ना, साइटो का मतलब ही होता है सेल। जहां पर भी बात आएगी साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनिन, बहुत सारे वर्ड हैं साइटो से। आपको दिखाऊं सिर्फ बायोलॉजी में साइटो से कितने वर्ड आते हैं, शायद मैंने स्लाइड रखी है। साइटोटॉक्सिक, साइटोप्लाज्म, साइटोटॉक्सिन, साइटोलाइसिन, साइटोकाइनिन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोलिक, इतने वर्ड्स आते हैं सिर्फ साइटो से। और यदि साइटो ही पकड़ लिए ना आप, तो आपको कम से कम इतना तो कठिन नहीं होगा कि सारे एक साथ पूछ देगा कि ये पता चला, पूछ ला मतलब आपसे पूछा कि साइटोकाइनिन क्या है, सपोज पूछा, है ना, और ऑप्शन क्या दे दिया साइटोकाइनिन के साथ साथ साइटोलाइसिन, साइटोकाइनिन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोलिक। नहीं, इतना टफ पेपर नहीं बनाएगा, है ना, अलग ऑप्शन भी देगा। तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि साइटो का मतलब होता है मैम सेल। जहां पर भी सेल से रिलेटेड बात होगी वहां पर क्या होगा, साइटो का मतलब होता है सेल।
सेल का हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। यदि कोशिका का अध्ययन हो रहा है, सेल का अध्ययन हो रहा है, कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन, द मेडिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल। ध्यान देना, मेडिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल जो होती है साइटोलॉजी कहलाती है। इट रिफर्स ऑफ पैथोलॉजी, the medical specialty that deals with making diagnosis of disease and conditions through the examination of tissue sample from body। एक बात बताओ मुझे, सपोज आपको बहुत दिन से फीवर आ रहा, आपको ऐसा लग रहा मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, तो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए आप जाते हो। भाई ब्लड लेता है, जब पैथोलॉजी में ब्लड ले लेता है, और कैसे, क्या ब्लड को देख के बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी? नहीं भाई, बाकायदा अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स उनके थ्रू देखेंगे कि आपके सेल, मतलब टिश्यू में देखेंगे। टिश्यू क्या है? वही तो है भाई, सेल से मिलकर के तो टिश्यू बना हुआ है। तो टिश्यू में किस तरीके के इश्यू आ रहे हैं, टिश्यू में किस तरीके के इश्यू आ रहे हैं, बढ़िया राइमिंग है ना, है ना। तो बेसिकली हम जो सारा अध्ययन करते हैं, हमें अंदर से पता चलेगा, तब तो हमें पता चलेगा ना भाई, हाँ कौन सा वायरस एंटर कर गया है इधर पे। तो साइटोलॉजी का मतलब है जब हम सेल से रिलेटेड यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसमें सिर्फ साइटो वर्ड आप याद रखोगे, साइटो का मतलब सेल या कोशिका ही होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लॉजी तो भाई सबको पता है ना, इतने सारे लॉजिस्ट पढ़ रहे हैं। लॉजी का मतलब अध्ययन करना। अब किस चीज का अध्ययन करना, वो चेंज होता जा रहा है कि नहीं। लॉजिस का मतलब हर जगह होता है अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट आता है साइटोजेनेटिक्स। देखो फिर से मैंने इसको साथ में रखा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक, साइटो वर्ड हम पकड़ लेंगे मैम, अभी अभी आप बताए हो। साइटो वर्ड तो हुआ सेल, चलो भाई हमने मान लिया। अब दूसरा आ रहा है जेनेटिक्स, यानी कि सेल जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है उनका हम अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। बेसिकली cytogenetic is the branch of genetics that studies the structure of DNA within the cell nucleus। जो जेनेटिक्स के लिए जिम्मेदार है, हम उसी का तो अध्ययन करेंगे। सेल के अंतर्गत, कोशिका के अंदर जो बेसिकली जेनेटिक्स के लिए जिम्मेदार है, हम उसी का तो अध्ययन करेंगे, और वो क्या है? डीएनए। This DNA is condensed during cell division and form chromosome। Basically वंशागति के कोशिका आधार का अध्ययन करना, वंशागति यानी जेनेटिक्स। तो जैसे ही आएगा साइटोजेनेटिक, तो हमने कर दिया डिवाइड, साइटो प्लस जेनेटिक। साइटो का मतलब होता है सेल, जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुगत। क्लियर? तो अब हम देखेंगे भाई कि ऐसी कौन सी सेल है जो इन्वॉल्व कर रही है, जेनेटिक्स पर्पस में हेल्प कर रही है। तो बेसिकली सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो जेनेटिक्स पर्पस में हेल्प करता है। तो इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है मैम, और ऐसी कोई नीड नहीं है हमें, क्योंकि हम साइटो प्लस जेनेटिक्स करके आंसर टिक कर लेंगे। और हिंदी में भी इजी आप देख लो, कोशिकी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स, तो आप इजिली टिक कर पाओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो आए थे आपके, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एंड यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोफिजिक्स हमने देख लिया, बायोकेमिस्ट्री हमने देख लिया, अब है बारी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी that utilize biological system, living organism or part of this to develop or create different product। टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे कर दो, बायो प्लस टेक्नोलॉजी कर दो। क्लियर? आप क्या कर दो? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जैसे ही आपने किया बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बायो में जब कोई चीज बनाते हैं, एनहांस करते हैं, डेवलप करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वही कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आजकल ये अलग से ब्रांच है, बकायदा इस पे स्टडी होती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, आप ब्रेड खाते हो,
लेकिन ब्रेड बनता किससे है भाई? ईस्ट से बनता है। ईस्ट क्या है? एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है ना, एक सजीव है कि नहीं? तो आप जो बनाए वो किस तरीके टेक्निक का यूज करके बनाए? बायोलॉजिकल टेक्निक का, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए। ये ज्यादा टफ नहीं है, आप बहुत इजिली आंसर दे पाओगे। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट है ये आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है मैम? बताते हैं। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंतर्गत आप वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी और जाइलॉलजी इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ वुडेड प्लांट्स, बेसिकली ट्रीज, श्रब्स। यानी कि जो डेंड्रोलॉजी है वो किसका अध्ययन है मैम? वो है पेड़ पौधों का, वृक्षों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। अब मैम ये तो टफ हो गया, हम याद कैसे रखेंगे? आप याद रख पाओगे कैसे? मैम बताती हैं। डेंड्रोलॉजी में जो डेंड्रो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्री। क्लियर? इसका मतलब होता है ट्री। कहीं पर भी आए DENDR, डेंड्रो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है वो ट्री। अब उसके आगे कुछ भी जोड़े, यहाँ पर तो जोड़ा लॉजी, तो हमने बना दिया कि हाँ भाई वृक्षों एवं झाड़ियों से रिलेटेड अध्ययन है। आगे कुछ भी जोड़े, डेंड्रो पकड़ना है, उसका मतलब होता है ट्री। दूसरी बात आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे ड्रैगन ट्री। भाई ड्रैगन ट्री भी तो होता है, ड्रैगन फ्रूट तो खाए हो सभी लोग, खाओगे नहीं भाई? बाहर से पिंक कलर का होता है मस्त। लेकिन अब ये मत समझना कि ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन ट्री पे ही उगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बट दोनों ही आप अलग अलग में हैं, यानी ड्रैगन फ्रूट भी एग्जिस्टेंस होता है उसका भी, एंड ड्रैगन ट्री भी होता है। तो आप याद कैसे रखोगे आप डेंड्रोलॉजी को? तो डेंड्रोलॉजी को आप याद रखोगे ड्रैगन ट्री से। कैसे मैम? ड्रैगन ट्री है एक, और ड्रैगन एंड डेंड्रो दोनों एक दूसरे से बहुत राइमिंग मैच हो रही है, लगभग तो हो रही है, हमारे याद रखने लायक है कि नहीं? तो कैसे ध्यान रखेंगे? ड्रैगन ट्री से आप याद रखेंगे डेंड्रोलॉजी जो है वो भी ट्री से रिलेटेड है। यानी डेंड्रोलॉजी क्या है मैम? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो ड्रैगन ट्री भी होता है, वो भी एक तरह का पेड़ है, यानी ड्रैगन एंड डेंड्रो, ऐसे आप याद रखोगे कि डेंड्रोलॉजी जो है वो कई तरीके के पेड़ होते हैं भाई, दुनिया में कई तरीके, उन सब का अध्ययन करना होता है डेंड्रोलॉजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आए। ये याद रहेगा कि नहीं बताओ मुझे आप। डेंड्रोलॉजी को आपको रिलेट करना है ड्रैगन ट्री से, और ड्रैगन ट्री कैसे रिलेट करोगे मैम? यहां पर आ रहा है डेंड्रो एंड हम करेंगे ड्रैगन। ड्रैगन डेंड्रो से याद रहेगा कि ड्रैगन ट्री होता है एंड डेंड्रो में मतलब ही होता है ट्री, यानी जब हम वृक्ष से रिलेटेड अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा डेंड्रोलॉजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मुझे नहीं लगता ये बता भाई। इकोलॉजी तो हमें सबको पता है ना, इकोलॉजी तो हमें पता है मैम, आप ज्यादा हमें ना भी बताओ तो भी बन जाएगा। बच्चे बड़े होशियार है कि नहीं? इसमें तो कोई नेड ही नहीं है। जीवधारी तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध। यहाँ पे आपको कुछ जीवधारी भी दिख रहे होंगे, उनके आसपास का वातावरण भी दिख रहा होगा, पेड़ पौधे, नदी, जल, तालाब, है ना, जो भी लोग हैं। तो बेसिकली जो जीवधारी हैं और जो उनके आसपास का वातावरण है वो पूरे का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोलॉजी, एंड हिंदी में हम इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर? Ecology is the study of the relationship between living organisms, including human and their physical environment. It seeks to understand the vital connection between plant and animal and the world around them. Basically आप समझो इस दुनिया में लगभग जो भी चीजें हैं, इंसान है, जानवर है और एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरमेंट या एक वातावरण है, इन तीनों के बीच में जो एक पारस्परिक संबंध है ना, वही आपका कहलाता है इकोलॉजी। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है मैम? जानवर, मनुष्य और पूरा वातावरण, यही कॉम्बिनेशन कहलाता है इकोलॉजी। क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? इकोलॉजी को याद रखो बेटा, इसमें ज्यादा कोई आपको नीड की इसमें ज्यादा कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इकोलॉजी ना कई लेवल पे होती है, कई लेवल पे जो इकोलॉजी का स्टडी है वो कई। अब देखो ग्लोबल इकोलॉजी भी होता है,
लैंडस्केप इकोलॉजी भी होता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी भी होता है, कम्युनिटी इकोलॉजी भी होता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी भी होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, सिर्फ इकोलॉजी का, और इकोलॉजी ही पूछता है कि क्या है भाई इकोलॉजी। उतना आप समझो कि इन तीनों के परस्पर संबंध या इन तीनों का कॉम्बिनेशन इंसान, जानवर और जो भी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है, यही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी का मतलब है कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन करना। बेसिकली कहा जाए तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये जो आपको इतने सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, इनकी हमसे किस तरीके की रिलेशनशिप है? बहुत बढ़िया हेल्दी रिलेशनशिप है या कैसी रिलेशनशिप है? इन सब का जो स्टडी है वो होता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। अब आप कहोगे मैम हम एंटोमोलॉजी को इंसेक्ट से कैसे रिलेट करें? समझिएगा। देखो भैया, आंट ना, आंट का मतलब होता है चींटी। चींटी होता है कि नहीं? और जो आंट है ये भी एक तरह का क्या है? इंसेक्ट है। तो हम रिलेट करेंगे एंटोमोलॉजी को एंट से, और ये दोनों हो रहे हैं सेट बिल्कुल, तो हम समझ जाएंगे कि एंटोमोलॉजी रिलेटेड है इंसेक्ट से। बताओ मस्त है कि नहीं? है कि नहीं? देखो एंटोमोलॉजी बेसिकली किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट से रिलेटेड है, और इंसेक्ट्स में आता है एंट, आता है कि नहीं भाई? चींटी भी एक तरह का इंसेक्ट है। तो हम याद रखेंगे एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू एंट। दोनों में एंट एंट आ रहा है ना, है कि नहीं? चलिए, तो एंटोमोलॉजी में बस ई की जगह ए है, एंट लिखो, और एंट भी इंसेक्ट है, यानी कि एंटोमोलॉजी एंट यानी कि इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। मस्त है कि नहीं? ये बताओ। चलो, तो एंटोमोलॉजी को हम याद रखेंगे एंट से रिलेटेड है, इस तरीके से हम याद रखेंगे एंटोमोलॉजी को। क्लियर? चलिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ लॉजिस के डिस्कशन। ये बढ़िया चलते रहेंगे जब तक कि हम पूरे फिनिश नहीं कर देते। तो कोई सा भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स सभी जगह शेयर करना है जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।